हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है नीतू सिंह और हम बात समझने वाले हैं संधि के भेद। देखो, संधियों को इससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि को करवा दिया है। ठीक है, आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा विसर्ग संधि। हम बात करने वाले हैं विस्तार से विसर्ग संधि पर। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये सारी जो संधियां हैं एनसीईआरटी की बुक से हैं, तो कहीं संदेह वाली बात नहीं है। विसर्ग संधि को भी पूछता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, पर विसर्ग संधियों को भी पूछता है तो समझते हैं, बहुत सिंपल है, इजी है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। तो संधि के भेद हैं, 3 दिए हैं। और स्वर संधि है, जैसे स्वर का मेल स्वर से है। इससे पहले की जो वीडियो है उस पर हमने संधियों को करा दिया है। अगर आप नए हैं तो वहां जाकर आप संधि देख सकते हैं, बहुत अच्छे से करवाया है। और व्यंजन संधि है, स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, इसको भी बहुत अच्छे से करवा दिया है। तो आज का जो टॉपिक है यही है, विसर्ग संधि है। विसर्ग प्लस स्वर, मतलब इसका विसर्ग का मेल स्वर से। ठीक है, विसर्ग का मेल व्यंजन से। स्वर आप समझते हैं, अ आ इ उ ऊ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुरानी वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं संधियों से। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसके 6 नियम दिए हैं। कहीं कहीं नहीं, इस बुक में तो 5 दिए हैं, मगर कहीं कहीं 6 नियम दिए रहे होते हैं। तो पहले हम इसके जो परिभाषा है उसको समझते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः प्लस रथ। ठीक है, मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ। दुह, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो इसको हम हा से समझते हैं। ठीक है, दुह प्लस जन, दुर्जन। ठीक है, और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, संधि को बहुत अच्छे से समझने का जो तरीका है, इसे आप ट्रिक समझ लीजिए। दोनों ही तरफ शब्द सार्थक होंगे और उनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। जैसे यहाँ दोह है तो दोह का भी अर्थ है जन। जन तो आप समझ सकते हैं, जन इंसानों को कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर चीज का अर्थ है। ठीक है, ऐसा कोई जोड़ा नहीं होगा। जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें आप करके देखोगे तो किसी न किसी का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। अब यहाँ पर समझते हैं विसर्ग संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम दिया है, यदि विसर्ग के बाद क, च, छ, फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, श हो जाता है। तथा का त सा हो तो सा हो जाता है, का ता हो तो सा हो जाता है। ठीक है, का च छ फ हो तो सा हो जाता है। यह परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है? जैसे च छ आने पर बराबर श में बदल जाएगा। क ख ट ठ प फ आने पर श में बदल जाएगा। क त स आने पर दंत स में बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर समझिए, नेह प्लस छल, नेह प्लस छल, तो यहां निश्चल समझेंगे और इसे हा से पढ़ेंगे। नेह प्लस छल, निश्चल। नेह प्लस चित्त, निश्चित। ठीक है, दुह प्लस चरित्र, दुश्चरित्र। दुह प्लस चक्र, दुश्चक्र। नेह प्लस तेज, निस्तेज। नमः प्लस ते, नमस्ते। नेह प्लस फल, निष्फल। आपको ये लिखने, अगर आपको वर्तनी की शुद्धता पता है
तो भी आप कर ले जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है, आप यहाँ पर निष्फल, जैसे यहाँ मूर्धन्य सा है और आप यहाँ दंत सा लगा देंगे, है ना, तो ये शब्द फिर गलत हो जाएगा ना। तो इस चीज, अगर आपको बर्तनी की शुद्धता पता है तो यहाँ आप कर ले जाएंगे। ठीक है, दो प्लस कर दुष्कर। ठीक है, अब यहाँ हम देखने वाले हैं दूसरा नियम। विसर्ग से पहले, विसर्ग आपको पता ही है, जो मैं बता दूं, विसर्ग जैसे ये दो जो बिंदियां होती हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं। अभी मैं एक खाली पेज पर दिखाती हूँ बना के, देखो ये है विसर्ग। ठीक है, और हमेशा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। अभी आपने देखा ही है, जैसे प्रातः है। ठीक है, तो दूसरा नियम कह रहा है विसर्ग से पहले आ प्लस आ छोटा बड़ा के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, वर्ग भी मैंने पढ़ा दिए हैं, चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे दुह प्लस गुण दुर्गुण। ठीक है, रा हो जाता, वो कह रहा है ना। दुह प्लस लाभ दुर्लभ। पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। निह प्लस धन निर्धन। निह प्लस जन निर्जन। दोह प्लस बल दुर्बल। दोह प्लस आचार दुराचार। निह प्लस उत्तर निरुत्तर। अगला नियम है हमारा तीसरा, विसर्ग से पहले आ तथा बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या अलावा, इनको अंतस्थ कहते हैं, ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे मन है प्लस वल मनोवल। मन है प्लस हर मनोहर। मन है प्लस रथ मनोरथ। तपह प्लस वन तपोवन। मन है प्लस रंजन मनोरंजन। अध प्लस गति अधोगति। ठीक है, समझ में आया होगा। और मैं सिंपल सा आपको बता दूं, आप विसर्ग वाला एक शब्द देखना है और आप उसे लगा के देख लें कि जो हमारी बर्तनी है, जैसे मनोबल है, मनोरथ है, मनोरंजन है, वो सही बैठ रही है। अगर हमारा शब्द शुद्ध बैठ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रातः काल, तो आपको प्रातः लिखना आना चाहिए और काल। ठीक है, मगर आपको आना जरूरी है। ट्रिक से तो कर ले जाएंगे मगर आना भी तो जरूरी है। अगर उसने विच्छेद कर दिया फिर कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो आना जरूरी है। चौथा नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले हिरस्व। हिरस्व आप समझते हैं, मैंने पढ़ा दिया है हिरस्व भी। जैसे आ है, ई है, ऊ है, हम इनको हिरस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, और ये री भी है, ये भी हिरस्व में ही आती है। और संस्कृत में ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, तो वहाँ बड़ी री भी दीर्घ भी होती है। ठीक है, तो ये चार होते हैं हमारे हिरस्व स्वर। समझ में आया होगा। तो क्या कह रहा है, चौथा नियम है विसर्ग से पहले हिरस्व स्वर तथा बाद में र होने पर हिरस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। आप समझ लो कि जो जैसे भी छोटा आ है तो बड़े आ में बदल जाएगा। ठीक है, और विसर्ग का लोप हो जाता है और जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे निह प्लस रस, तो आप यहाँ समझो नीरस हो जाएगा। अभी उसने क्या कहा कि हिरस्व का दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। निह प्लस रज नीरज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके दो ही दिए हैं और आप बना सकते हैं अपने मन से भी जैसे। ठीक है, अगला है पांचवा हमारा नियम। क्या कह रहा है, क प तथा फ से पूर्व के विसर्ग ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातकाल।
यहाँ विसर्ग आएगा, दिखाई दे रहा हो तो जूम कर, नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम कर लीजिए, ठीक है। अंत है प्लस पुर, अंतपुर, ये यहाँ समझ लो इसे अच्छे से, कभी मात खा जाओ। ये दिखने में सिंपल लग रहा है पांचवा नियम, मगर है टफ, विसर्ग आएंगे बीच में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये विसर्ग संधि थी जो मैंने पूरी कोशिश की आपको सही से समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। संधि विच्छेद मैंने अभी बताया था किसे कहते हैं। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उल्लास, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस लास, हलंत वाला ता होगा। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ, शास्त्र प्लस अर्थ। देखो दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो सार्थक शब्द मिलेंगे, ठीक है। मनोनुकूल, मनोनुकूल, मन है प्लस अनुकूल, यानी मन के अनुकूल। तपोवन, तप है प्लस वन, ठीक है। विशेष संधि के नियम केवल तत्सम शब्दों पर लागू होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें विशेष के तौर पे दिया है। संधि के नियम केवल तत्सम शब्दों पर लागू होते हैं, तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं। दो ध्वनियों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि के 3 वेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 वेद हैं जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, आयादि है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। अगला पॉइंट है विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है।